कल हम लोगों ने 6वां टॉपिक शुरू किया था इडम्बा और उसकी कहानी के बाद, है ना। और 6वें टॉपिक में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, नहीं ये पढ़ लिया था कि इतिहासकार जो है, हिस्टोरियंस जो है, वो उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं टेक्स्ट का, है ना। जैसे महाभारत का उन्होंने इस्तेमाल किया तो कैसे किया, वो सबसे पहले भाषा देखते हैं, है ना, लैंग्वेज देखते हैं, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट देखते हैं, किस क्या लिखा गया है उसमें, है ना, मंत्र वगैरह लिखे गए हैं या कहानियां वगैरह लिखी गई हैं, क्या लिखा गया है उसमें। लेखक और श्रोता यानी कि ऑथर और ऑडियंस भी देखते हैं कि ऑथर कौन था और ऑडियंस कौन थी, किसने लिखा था और कौन उसको सुनता था या पढ़ता था, ठीक है, ये भी सब देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि किस समय लिखा गया था और किस जगह पर लिखा गया था, है ना। तो जिस समय लिखा गया होगा, जिस जगह पर लिखा होगा वो उसी के बारे में तो होगा, है ना। आगे अपन उसके आगे आप देखेंगे क्या, भाषा एवं विषय वस्तु यानी कि लैंग्वेज एंड कंटेंट। अब उसी टेक्स्ट की, जैसे महाभारत उन्होंने, महाभारत के बारे में इसमें चर्चा हो रही है, तो महाभारत की भाषा क्या थी और उसका कंटेंट कैसा था, यानी कि उसमें मटेरियल क्या था, ठीक है, वो अपन को देखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भाषा थी इसकी, वो कैसी थी, संस्कृत, ठीक है। तो इस टेक्स्ट की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। और विषय वस्तु, इसमें कंटेंट क्या था, तो कंटेंट को 2 भागों में बांटा गया था इस महाभारत में, ठीक है। अब ने मुझे पढ़ा लेने दे। आख्यान यानी कि नैरेटिव और डिडक्टिव यानी कि उपदेशात्मक, ठीक है। तो इसमें जो भी कंटेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, महाभारत में। आख्यान का मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने कल एक आख्यान ही पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी ना उसकी, हिडिंबा की और भीम की। तो इसमें होते हैं कहानी जो होती है, स्टोरीज वगैरह जो होती हैं, वो इस पार्ट में थी, आख्यान में थी, ठीक है। और उपदेशात्मक पार्ट में क्या था, है ना, नियम कानून, समाज, सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण, यानी कि सही क्या है गलत क्या है इसकी जानकारी किसमें होती थी, डिटेक्टिव में होती थी, है ना। सोशल नॉर्म, समाज में क्या नॉर्म्स थे, कैसे समाज चलता था, कैसे नहीं चलता था, वो सब के सब नियम कानून किसमें होते थे, इस डिटेक्टिव वाले पार्ट में होते थे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, भाषा एवं विषय वस्तु के बारे में ना। लेखक कौन था इसका और तिथियां क्या थी, कब लिखा गया था, इसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार इस महाभारत को मानते थे क्या नाम है, ड्रामेटिक स्टोरीज, यानी कि नाटकीय कथा मानते थे इसको, ये एक नाटक की तरह था। और वो मानते हैं कि इसमें जो उपदेशात्मक पार्ट है ना, उपदेशात्मक पार्ट जैसे कि गीता, भगवत गीता वगैरह, इसको तो बाद में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो इस चीज को याद रखना, है ना। आप लोगों से पूछा जाए कि महाभारत मूल रूप से ऐसा था क्या, तो ऐसा नहीं था, इसमें बाद में क्या जोड़े गए थे, है ना, उपदेशात्मक पार्ट को, यानी कि जो गीता वगैरह थी उसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। मूल रूप में महाभारत एक, है ना, ड्रामेटिक स्टोरी था, ठीक है, यानी कि नाटकीय कथानक था, ठीक है। मूल कथा के रचयिता को अपन सूत कहते हैं, क्या कहते हैं, सूत, है ना। और इसको लिखा था किसने, लेखक, इसका कौन था, मूल लेखक, मूल लेखक था इसका कौन, भाट सारथी, भाट सारथी, ओरिजिनल ऑथर। भीष्म पितामह जो थे, है ना, उनका रथ जो चलाता था, उस व्यक्ति ने ये पूरा का पूरा महाभारत क्या किया है, लिखा है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। इन्हीं को सूत कहते थे, ये जो लेखक थे इन्हीं को क्या कहते थे, सूत कहते थे, ठीक है। ध्यान रखना, सूत कौन थे, तो ये लिखने वाले लेखक थे, ठीक है, सूत।
ये लोग क्या करते थे, सूत वगैरह, ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे, रथ पे बैठे हुए हैं, है ना, रथ चला रहे हैं अपने साथ, उसका क्या नाम है, सारथी बन करके रथ पे बैठे हुए हैं, रथ चला रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी प्रशंसा में ये लोग क्या करते थे भाई, अपना अब क्या करे, दिन भर बैठा बैठा अकेला व्यक्ति, उसको लड़ना तो है नहीं, लड़ तो और रहे हैं, वो आराम से देख रहा है पूरा का पूरा और वर्णन करते जा रहा है, लिखते जा रहा है, ठीक है। ऐसे लिखा गया था क्या, महाभारत, है ना। और ब्राह्मणों का अधिकार होता है इस पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। पहले कैसा था, ये मौखिक था, बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण इस पर अपना क्या कर लेते हैं, अधिकार जमा लेते हैं, और वो इस पूरे ओरली टेक्स्ट को किस में लेके आते हैं, लिखित में लेकर के आते हैं, है ना, रिटन फॉर्म में लेकर के आते हैं, ठीक है। यह वह समय था जब कुरु और पांचाल महाजनपद सरदारियों से राजतंत्र में बदल रहे थे ना। अपन लोगों ने पढ़ा था ना 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही तो हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में, महाजनपदों के बारे में। सबसे पहला सेकंड चैप्टर हमारा महाजनपदों के बारे में था ना, तो उसमें 5वीं से 6वीं शताब्दी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां हम महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वही समय था जब ब्राह्मणों ने इस पर क्या किया था, कब्जा किया था, है ना, और इसको लिखित रूप में वो लेकर के आ रहे थे, ठीक है। अब देखो 200 से इस समय क्या हुआ था, इस समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच ये जो तुम्हारे कृष्ण थे, है ना, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा था। विष्णु का अवतार के रूप में वर्णित किया जाता था, है ना, 200 से 200 ईस्वी के बीच। और 200 से 400 ईस्वी में इसमें क्या जोड़े गए थे, नए उपदेशात्मक विषय इसमें जोड़े गए थे, है ना। विषय जोड़े गए, ठीक है। बाकी हिंदी टर्म्स को इंग्लिश में लिख दो, है ना, यहाँ पे BCE लिख देना, यहाँ पे BC लिख दो, AD लिख देना, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे न्यू डायडेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या किए गए थे, जोड़े गए थे, ठीक है। तो जब ये बदलाव हुए, है ना, इस समय जब नए उपदेशात्मक विषय यहाँ पर जोड़े गए थे, पहले इस महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में जब यहाँ पर 200 से ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के आसपास जब ये ब्राह्मणों के हाथ में आया, तो इन्होंने नए टेक्स्ट, नए चीज़ें इसमें जोड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये इतना बड़ा महाकाव्य बनेगा कि इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई। और आज इसके जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वेद व्यास, ठीक है। इसको भी लिख लो नोट डाल के, है ना। इसका रचयिता माना गया है ना। ट्रेडिशंस है। चलो इधर देखो, सुनो ध्यान से। अब हमें ये देखना है, हमने इसमें जो पढ़ा है महाभारत में, है ना, महाभारत की कहानी के बारे में पढ़ा। अब हमें देखना ये इस टॉपिक में क्या सच में महाभारत जैसा कुछ हुआ भी था, कि बस वैसे ही महाभारत चिल्लाते रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ था भी या नहीं, है ना। और ये जो हस्तिनापुर था महाभारत में, क्या ये हस्तिनापुर वास्तव में था कि नहीं, है ना। तो फिर इसके लिए क्या किया गया, इस सच को खोजने के लिए 1951-52 में एक व्यक्ति था, बीबी लाल, है ना।
ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद था, आर्कियोलॉजिस्ट था ये बीबी लाल। इसने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला पड़ता है कहाँ पर, यूपी में, वहां पर खुदाई करना शुरू की थी, है ना। जो हस्तिनापुर था उसकी, वो ये जानना चाह रहा था खोद करके कि क्या सच में ये वही हस्तिनापुर है जो हस्तिनापुर की बात उस महाभारत में कही गई है। अगर कही गई है तो इस हस्तिनापुर में वैसी ही चीजें मिलनी चाहिए जो उस हस्तिनापुर में या महाभारत में उस समय थी। ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करी, खुदाई करना शुरू करी, है ना। और खुदाई में उन्हें आबादी के 5 स्तर मिले। कितने स्तर मिले? 5 स्तर, है ना। इसमें से तुम्हारा जो दूसरा और तीसरा स्तर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जो तुम्हारा दूसरा स्तर था और तीसरा स्तर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, अब बताना जरा, हस्तिनापुर की जो मेरठ जिला था यूपी में, उसकी खुदाई किस व्यक्ति ने करी थी? तेरे से पूछा था मैंने, है? सोच रहा हूँ, सोचते सोचते हम बाहर निकल गए हैं। तो जब तक ना पूछा गया तब तक बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो कुट आ जाएगा। तो एक आध दिन ध्यान रखिए। हाँ, तो जो व्यक्ति खुदाई करने वाला था वो कौन था? बीबी लाल। और कब करी थी? 1951-52 में, है ना, 1951 और 52 में। और खुदाई में कितनी लेयर मिली? 5 लेयर, जिनमें से इंपोर्टेंट थी कौन सी? 2, दूसरी और तीसरी, ठीक है। दूसरी लेयर में क्या मिला? तो यहाँ पर मिला ईंटों से बनी दीवारें, ठीक है, मिट्टी की बनी दीवारें थी और कच्ची मिट्टी की मिली थी, है ना। और कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी। किसकी? सरकंडे। सरकंडे यानी रीड्स, है ना। और जिन पर मिट्टी का क्या चढ़ा दिया जाता था? प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था, ठीक है, प्लास्टर। हाँ, और तीसरी जो परत थी तुम्हारी, इस काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे, है ना। और गंदे पानी के निवास के लिए शोषक घटक यानी कि सॉकेट जार्स, जो उसको सॉक कर सके, खींच सके पानी को, है ना। और ईंटों के नाले इस्तेमाल होते थे। साथ ही वलय कूपों का मतलब होता है रिंग बेल्स, गोल बेल्स का प्रयोग और कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया गया है ना। सेकंड लेयर में हमें ये मिला है। फिर इसी में आगे हम पढ़ेंगे देवमजर। इस खुदाई से हमें कैसे पता चल रहा है, ये जो क्या नाम है, महाभारत की जो इन्होंने हस्तिनापुर की उसकी खुदाई करी थी मेरठ में, इससे कैसे पता चलता है कि ये सच में वही हस्तिनापुर था जो उसमें बताया गया था महाभारत में। महाभारत के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम लोगों ने महलों को देखा भी है फिल्मों में, है ना, और पढ़ा भी है कि कैसे उनको भव्य महलों के बनवाए गए थे, है ना। सोने चांदी का, धातुओं का उनमें इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर क्या मिल रहा है खुदाई में? कच्ची मिट्टी के घर मिल रहे हैं, कहीं कहीं पकी ईंटों के मिल जाते हैं, सरकंडे के मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो ये वो हस्तिनापुर नहीं है जो महाभारत में बताया गया है, या फिर बाद के जो कवि थे उन्होंने कुछ लीपापोती करी है इस महाभारत में, है ना, बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को लिखा है। जबकि महाभारत के समय के जो लोग थे वो एकदम सिंपल साधारण से लोग थे जो कि कच्ची पक्की ईंटों के, मिट्टी के बने हुए घरों में क्या करते थे? रहते थे, ठीक है। तो आगे अपन इसमें द्रौपदी के बहुपति विवाह की चुनौती के बारे में दिया हुआ है इसमें। तो महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा मिलती है हमें द्रौपदी का विवाह। इसी में एक टॉपिक है छोटा सा ना। और कैसा विवाह था ये? पत्नी के बहुपति प्रथा, है ना। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री, है ना। पॉलीएंड्री क्यों हुई थी महाभारत में हमें कैसे देखने को मिलती है?
मुझे बताओ, कोई भी चीज़ होती है तो क्यों होती है? जैसे आप लोग भी किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे तब जाकर कोई चीज़ करते हो। जैसे हमारे यहाँ पर जो भी संस्कृति आती है, हम ऊपर से चली आ रही होती है, एकदम टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, एलिट क्लास के लोग, जैसे क्रिकेटर हो गए, है ना, ये जो तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो गए, वो जैसे कपड़े पहनते हैं उनको देख देख करके वैसे ही हम ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं ना। वो जैसा जैसा करते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं। वो जा करके उधर शादी करेंगे, क्या नाम है, मनाली में जा करके, तो तुम भी जा करके वहाँ शादी करोगे। वो लंदन में जाएंगे शादी करने के लिए, तो तुम्हारा भी मन करेगा कि भाई हमें भी कहाँ जाना है, इनके जैसे शादी करनी है लंदन में जा करके, है ना। तो क्या होता है, जब समाज में कोई चीज़ें आ रही होती हैं तो वो कहीं ना कहीं से चल रही होती हैं, तब समाज में कोई उसको क्या करता है, फॉलो करता है। इसका मतलब बहुपति प्रथा का मतलब क्या था? अगर द्रौपदी ने शादी यहाँ से करी थी 3 लोगों से, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये चीज़ रही होगी, तब इनके माइंड में ऐसा आया होगा कि एक काम करते हैं, सभी कर लेते हैं शादी मिल करके इससे, है ना। लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने इसको क्या किया है, अस्वीकार किया है कि ऐसी प्रथा पहले कहीं नहीं थी, है ना। इसको अमान्य घोषित कर दिया उन्होंने, है ना। यह प्रथा, लेकिन यह प्रथा आज भी हिमालयी क्षेत्रों में चलती है कुछ जनजातियों। मैंने आप लोगों को एक दिन और बताया था ना, हिमालय में उत्तराखंड में खस जनजाति है, उसमें यह परंपरा आज भी चलती है पॉलीएंड्री की, है ना, बहुपति प्रथा, है ना। क्यों चलती है तो उसका मैंने रीज़न भी आप लोगों को बताया था कि क्यों चलती है ना, क्योंकि वहाँ पर संपत्ति बहुत कम है, ठीक है, तो वो संपत्ति को नहीं चाहते बंटवाना कि संपत्ति बंट जाए, है ना। तो एक ही महिला से 3-4 पति क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो संपत्ति बटे नहीं, है ना। तो संपत्ति का खेल चलता है वहाँ पर, संपत्ति कम होने का। ऐसे ही कुछ समाजों में मैंने आप लोगों को बताया था सेक्स रेशो का भी प्रॉब्लम रहता है ना। सेक्स रेशो कहीं कम ज़्यादा है, कहीं महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, तो वहाँ पर पॉलीएंड्री चलेगी, यानी कि बहुपति प्रथा चलेगी। और जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम होगी, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या चलेगी, नहीं, पुरुषों की संख्या कम हो, महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या चलेगी तुम्हारी, है ना, वो बहुपत्नी प्रथा चल जाएगी, ठीक है। एक पुरुष को ज़्यादा पत्नियाँ रखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ है ना। कुछ एक कारण ये भी था पॉलीएंड्री का, कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं जब युद्ध वगैरह होते हैं तो युद्ध लड़ने के लिए कौन जाता है, पुरुष या महिलाएं? पुरुष जाते हैं, तो मारे कौन जाएंगे, पुरुष। कम कौन होगा, पुरुष। तो फिर एक महिला को, है ना, जो स्त्रियों की संख्या तो बराबर ही उतनी है, क्योंकि वो तो नहीं जा रही ना लड़ने के लिए, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई, पुरुषों की संख्या कम हो गई। ऐसे में कौन सी विवाह पद्धति चलेगी, बहुपत्नी प्रथा चलेगी, बहुपत्नी प्रथा चलेगी। हाँ सही कह रहा है, क्योंकि 2-4, एक पुरुष को अब 2-4, 1-2 महिलाएं, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां क्या करनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी, है ना। हाँ चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ मुझे। 1951-52 में एक टॉपिक रह गया है तुम्हारा, वो छोटा सा एक पैराग्राफ रह गया है, कल 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बेबीलाल ने किस ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन किया था, यानी कि एक्सकेवेशन किया था बेबीलाल गिरी ने? मोहनजोदड़ो का, हस्तिनापुर का, या कुरुक्षेत्र का? हस्तिनापुर का। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के मूल कथा की रचना करने वाले भाट सारथी को क्या कहते थे? हैं? हाँ सूत, है ना। उपदेशात्मक यानी कि डिडक्टिव शब्द का सही तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है डिडक्टिव का? बताया था मैंने, डिडक्टिव इधर लिखा था, क्या मतलब था उसका? निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, है ना। हाँ निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस और एजुकेशन, एजुकेट करना, ठीक है, निर्देश और शिक्षा। चलो ठीक है, फिर अपन इसको कल करते हैं ना कंप्लीट।